नमस्कार दोस्तों, देखिए हिमाचल ने अभी बोला है कि उसको और ज़्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा किसने बोला है? वहाँ के जो सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने बोला है। ठीक है, न्यू आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स वांट बी इंडक्टेड इनटू स्टेट कैडर, सीएम। तो ऐसा सीएम का कहना है, एक्स के ऊपर इन्होंने बताया है। क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसा हुआ है, क्या कारण है कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया है कि उनको आईएएस आईपीएस की, और यहाँ तक कि जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, उसकी भी उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला है। देखिए ऐसा एक तो कारण इसके पीछे जो है वो ये है कि वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा डेप्ट के अंदर, लगभग 92,000 करोड़ के डेप्ट के अंदर जो हिमाचल प्रदेश है वो है। एक कारण तो इसका ये हो सकता है जिसकी वजह से जो एचपी गवर्नमेंट है उसने रिस्पॉन्स दिया है कि जो भी उनको लेटर सेंड किया गया था बाय द सेंटर, तो उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है कि उनको 2025 में आईएएस आईपीएस इस बैच के लिए उनको कैडर में ना अलोकेशन दिया जाए, उनको आईएएस आईपीएस की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस में छुपी हुई जो एक रिपोर्ट है कि 1300 पोस्ट खाली हैं आईएएस की और 586 पोस्ट है आईपीएस की। ठीक है, सेंटर के अंदर, ये राज्यसभा में डाटा गया है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस वाला तो एक पहलू हो सकता है, पर एक और भी पहलू हो सकता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कि अभी सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है कि उनको आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एचपी गवर्नमेंट अभी 2025 के लिए कोई भी ऐसे ऑफिसर्स को नहीं चाहती है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है हिमाचल में? नहीं, तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे शांता कुमार जी, उन्होंने भी इसी तरीके से रिफ्यूज कर दिया था न्यूली रिक्रूटेड जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पे रिसीव करने, पर बाद में उनको अपना जो डिसीजन था उसको रिवर्स करना पड़ा था, क्योंकि उनके ऊपर जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे, ब्यूरोक्रेसी थी, उसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। देखो रीज़न जो वहाँ की गवर्नमेंट दे रही है, उन्होंने जो रीज़न दिया है वो क्या है कि जो हमारी स्टेट की पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, ये हमारा एक बहुत छोटा सा स्टेट है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी करंटली यहाँ पे हमारे पास 153 जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है, उनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि हम रिड्यूस करें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को, कि बहुत ज़्यादा ना हो एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एफिशिएंट रह सके, उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे संचालित किया जा सके। इसी तरीके से उन्होंने जो रैशनलाइज्ड प्लानिंग है वो भी करने की बात की है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी, कि हमें इतने ज़्यादा जो फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सपेंस है, जो पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे उनकी सैलरी के ऊपर हो चाहे पेंशन के ऊपर हो, वो बर्डन बढ़ता है। साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है, काम जल्दी अच्छे तरीके से इफेक्टिवली करने की क्षमता है, वो कम होती है। तो ये कुछ तर्क हैं जो इसके अगेंस्ट दिए गए हैं। अभी देखो फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर देखोगे, हिमाचल की जो है 94,000 करोड़ का यहाँ पे टोटल कर्जा है, 2 लाख एम्प्लॉय अभी हैं और 1.5 लाख पेंशनर्स हैं जिनको यहाँ पे सैलरीज और पेंशन दी जानी है। और क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में स्टेट गई है, तो इसकी वजह से 10% अतिरिक्त जो बर्डन है वो पड़ेगा सरकार के ऊपर, उनको ये देना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ ही जो सब्सिडीज़ हैं, जो फ्रीबी हैं, इनका बर्डन पड़ता है सरकार के ऊपर, चाहे वो पावर सब्सिडी हो चाहे और बाकी तरीके की सब्सिडीज़ हो, तो ये सारी चीज़ें रहती। अब इस चीज़ के लिए हिमाचल गवर्नमेंट जो थी वो सेंटर की हेल्प चाहती थी कि सेंटर उनको फाइनेंशियल एड दे, पैसे वगैरह दे, पर ऐसा क्योंकि नहीं हुआ है, तो उसी का रिएक्शन हम इसको मान सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके का अनाउंसमेंट किया है और रिफ्यूज़ कर दिया है। क्योंकि हम देखते रहते हैं आमतौर पे सेंटर और स्टेट की टसल चलती रहती है, आपस में लड़ाइयाँ ऐसी चलती रहती हैं। ठीक है, आर्टिकल 309 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि हमें सेंटर और स्टेट जो है इनको एम्पावर्ड करना चाहिए और एक हायरार्की रखनी चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से जो सर्विसेज हैं वो चल सकें। 312 आर्टिकल जो है ये प्रोविज़न करता है कि हमारी स्टेट और सेंट्रल सर्विसेज तो हो ही, साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विसेज हो, ताकि जो भारत है उसको एक धागे में पिरो के रखा जा सके, स्टेट्स अलग ना हो, और जो सेंटर है उसको कहीं ना कहीं एड दी जाए, पावर दी जाए स्टेट्स के ऊपर। क्योंकि जो सेंट्रल ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, यहाँ पे जो लोग अपॉइंट होके जा रहे हैं वो
हमारे सेंटर से होके जा रहे हैं और उनके ऊपर कंट्रोल भी यूपीएससी का ही रहता है, ठीक है। एंड डिसीजन जो होगा वो यूपीएससी ही लेती है। हालांकि बहुत तरीके के प्रेशर्स देखे जाते, चीफ मिनिस्टर का, वहाँ के जो होम मिनिस्टर है उनका प्रेशर रहता है, बट फिर भी जो लास्ट डिसीजन होता है वो यूपीएससी का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो इसी वजह से कई बार स्टेट्स जो हैं वो एलिगेशन लगाती हैं सेंटर के ऊपर कि ये लोग जो हमारे सर्वेंट्स हैं उनको अच्छे से काम नहीं करने दे रहे हैं। और कई बार होता है कि ये हालांकि सेंटर से अपॉइंट होके गए लोग, पर वो कैडर मिला, फिर वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स के करीबी बन जाते हैं और उनसे फिर फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।